इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरा एंड फौना के बारे में। बहुत ही सिंपल चीज है, हमारे प्लैनेट अर्थ पे जितने भी प्लांट के स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जितने भी फूल पत्ती पेड़ ये सभी चीजें फ्लोरा के अंदर आती हैं, यानी कि हम इन सारी चीजों को फ्लोरा बोलते हैं। जितने भी एनिमल स्पीसीज हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो या फिशेज हो, इन सारी चीजों को हम फौना बोलते हैं। इस चैप्टर में हम फ्लोरा एंड फौना को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारे कंट्री में फ्लोरा एंड फौना के क्या क्या स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें हमारे कंट्री में कैसे प्रिजर्व किया जा रहा है। देखो ये बात तो बिल्कुल सच है, हम सारे ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ नेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हमारे सारे बेसिक नीड्स, चाहे वो खाना पीना हो, कपड़े पहनना हो या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो, ये सारी चीजें हम फ्लोरा एंड फौना से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर फ्लोरा एंड फौना की बहुत सारी स्पीसीज नहीं होंगी तो हम शायद अपने बहुत से नीड्स पूरे नहीं कर पाएंगे। पर ये तो ह्यूमन नेचर है कि इंसान बहुत ही ज्यादा लालची है और अपने नीड्स को पूरा करने के लिए ह्यूमंस नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और फ्लोरा एंड फौना को भी ओवर यूज कर रहे हैं। जैसे कि दिन ब दिन बहुत से पेड़ों को काटा जा रहा है, एनिमल्स को हंट किया जा रहा है ताकि उनके फ्लेश से लेदर बनाया जा सके, या फिर उनके दांत से या फिर उनके बोन से ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज बनाए जा सके। इस तरह से हम अपने नेचर को, यानी कि फ्लोरा एंड फौना के स्पीसीज को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम खाने पीने और पहनने को भी तरस जाएंगे। अगर हमें इस चीज से बचना है तो हमें प्लांट और एनिमल स्पीसीज को कंजर्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही है हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि हम फॉरेस्ट में रह रहे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं ताकि हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहे। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि कंजर्वेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि कंजर्वेशन करने से हम अपने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को प्रिजर्व कर सकते हैं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स के जो अलग अलग स्पीसीज होते हैं उसे हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी हमें अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि सॉइल, एयर, वाटर, जो कि हमारे जीने के लिए सबसे नेसेसरी चीजें हैं जिसे नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, और इन्हें कंजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा बेनिफिट यह है कंजर्वेशन का कि इससे हम प्लांट्स और एनिमल्स के जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि उनका बेटर ग्रोथ हो और उनकी अच्छी ब्रीडिंग हो। अब हम ये जानेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कौन से स्टेप्स लिए गए जिससे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जा सके। तो 1972 में आया था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट, और इसमें बहुत से ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस थे जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। और इसमें यह भी मेंशन किया गया था कि ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आती है और जिन्हें हमें ज्यादा प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज थी, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट ही होने वाली हैं, ऐसी स्पीसीज को बचाने के लिए हंटिंग को बैन कर दिया गया, यानी कि इंडेंजर्ड हो रहे जानवरों का शिकार करना बैन कर दिया गया था। और 1980 और 1986 में बहुत सारी बटरफ्लाईज, मॉथ्स, बीटल्स और ड्रैगन फ्लाई के बहुत से स्पीसीज को भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज के लिस्ट में ऐड किया गया था। और 1991 में पहली बार ऐसा था जब प्लांट के भी 6 स्पीसीज को इस लिस्ट में ऐड किया गया था। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन का भी एस्टेब्लिशमेंट किया, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायो रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स। आज के टाइम पे इंडिया में 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और 106 नेशनल पार्क्स हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक जानवर की स्पीसीज को बचाने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जैसे टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, और एशियाटिक लायन को बचाने के लिए एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। घड़ियाल की स्पीसीज को सेव करने के लिए इंडियन क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ब्लैक बक को बचाने के लिए ब्लैक बक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, राइनोसोरस को बचाने के लिए प्रोजेक्ट राइनो, और स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को भी लॉन्च किया गया। और इन सारे प्रोजेक्ट्स में से हमें पढ़ना है प्रोजेक्ट टाइगर को। तो टाइगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसी है जो कि फूड चेन को बैलेंस में रखता है और फॉरेस्ट का इकोसिस्टम को भी मेंटेन करके रखता है। पर पिछले 100 सालों में हमारे देश में टाइगर की पॉपुलेशन में बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी कि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। जहां 1870 में 55,000 टाइगर्स थे इंडिया में, और 1970 आते आते सिर्फ 1827 ही बचे। टाइगर्स के पॉपुलेशन का कम होने का जो मेन रीजन था वो था पोचिंग फॉर ट्रेड, यानी कि टाइगर की स्किन के लिए टाइगर्स को जो हंट किया जाता था वो एक मेन कारण था टाइगर की पॉपुलेशन कम होने का। साथ ही साथ पेड़ों को काटने के कारण जंगल कम होते गए, उसके कारण भी टाइगर के रहने का जो जगह था वो भी कम होता गया, और ऐसे जानवर भी कम होते गए, यानी कि जिन जानवरों को टाइगर मार के खाता था उन जानवरों की भी पॉपुलेशन कम होते जा रही थी। और इन्हीं सब कारणों से 1973 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर को, ताकि टाइगर्स की घटती हुई पॉपुलेशन पर कंट्रोल लाया जा सके और टाइगर्स की स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। अभी तुम अपने स्क्रीन पर कुछ मेजर टाइगर रिजर्व्स के लोकेशन को देख सकते हो और साथ ही साथ उनके नाम को भी देख सकते हो।
अगर चाहो तो इन्हें याद कर सकते हो, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है ताकि उन्हें मैनेज करना और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को एफिशिएंट बनाया जा सके। तो फॉरेस्ट को बेसिकली 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो पहले हम जान लेते हैं रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट को गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है और इनमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। जैसे इन फॉरेस्ट में कोई भी इंसान एंटर करके इसमें से लकड़ी नहीं काट सकता है, इन फॉरेस्ट के पेड़ों में से फ्रूट्स वगैरह नहीं तोड़ सकता है और न ही इन फॉरेस्ट के वाइल्ड लाइफ को हंट कर सकता है। और रिजर्व फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट एरियाज को बनाया जाता है। इंडिया में मोस्टली रिजर्व फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तराखंड रीजन्स में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में। तो ये जो फॉरेस्ट है ये भी गवर्नमेंट ही ओन करती है, पर इनमें थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के आसपास के एरिया के रहने वाले जो लोग होते हैं वो इस फॉरेस्ट में एंटर कर सकते हैं और इन फॉरेस्ट के कुछ रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये लोग फ्यूल के लिए वुड कलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें अपने पालतू जानवरों को जैसे कि गाय और बकरी को उन फॉरेस्ट में ग्रेज करना अलाउ किया गया है। पर ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल ही फ्री हैं और वो फॉरेस्ट का कोई भी रिसोर्स कैसे भी यूज कर सकते हैं। उनके एक्टिविटीज को गवर्नमेंट के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इंडिया में बहुत ही लार्ज स्केल में प्रेजेंट है। इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें से 1/3 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट के बारे में। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट को गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है और प्राइवेट एजेंसीज भी ओन कर सकती हैं और इनमें सारे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होते हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं और गुजरात के भी कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को कंबाइन करके हम उन्हें परमानेंट फॉरेस्ट बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश का जो 75% रीजन है वो परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी में ही आता है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे और बहुत सारे एक्ट्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। पर सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है जो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहती है। उन जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों और कम्युनिटीज ने भी एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए और इस टॉपिक में हम ऐसे बहुत से मूवमेंट्स और स्टेप्स देखेंगे जो कम्युनिटीज और लोकल लोगों ने उठाए अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। और इन्हीं में से एक स्टोरी है सरिस्का टाइगर रिजर्व की। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में ना गवर्नमेंट माइनिंग करवाने वाली थी और माइनिंग के कारण क्या होता कि बहुत से पेड़ों को काटा जाता और बहुत से एनिमल्स भी जंगल छोड़ के भाग जाते या उन्हें मार दिया जाता। और इन्हीं सब चीजों को लेके वहाँ की लोकल कम्युनिटीज बहुत ही कंसर्न थी। तो वहाँ की कम्युनिटीज ने क्या किया कि उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ही यूज किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट और प्रोटेस्ट किया अपने जंगल को बचाने के लिए और वो लोग सक्सेसफुल भी हुए। और इसी तरह से एनवायरनमेंट को कंजर्व करने का मोटिवेशन देखा गया राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के लोगों में, जिन्होंने 12,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को डोनेट कर दिया उस लैंड के ऊपर जंगल बनाने के लिए। और उसी जंगल का उन लोगों ने रूल्स भी सेट किया जिसमें कि उस जंगल में रह रहे वाइल्ड लाइफ को मारना अलाउड नहीं था और न ही वहां के पेड़ों को काटना अलाउड था। इससे हमें ये पता चलता है कि कॉमन लोग भी और वाइल्ड लाइफ वाले एरिया में रह रहे कम्युनिटीज भी काफी ज्यादा कंसर्न्ड है अपने एनवायरनमेंट को लेकर और वो भी अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहते हैं। अब हम पढ़ते हैं चिपको मूवमेंट के बारे में। तो हिमालयन रीजन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत से पेड़ों को काटना चाहती थी और वहाँ के जो कॉमन लोग थे वो इस बात को लेके बहुत ही ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं और वो लोग इस जंगल को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं और वो लोग पेड़ों को हग करते हुए उन पेड़ों से चिपक जाते हैं ताकि उन पेड़ों को ना काटा जा सके। और वो लोग ये दिखाना चाहते थे कि उन पेड़ों को काटने से पहले हमें काट दो। और इस तरह से हिमालयन रीजन के लोगों ने अपने एरियाज के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया और उन्होंने सिर्फ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट ही नहीं किया बल्कि उन्होंने और भी पेड़ लगाए और इस तरह से हिमालयन लोगों ने फॉरेस्ट को कंजर्व करने में हेल्प किया। और इसी तरह का एक और मूवमेंट हुआ था बीज बचाओ आंदोलन, जो कि टेहरी उत्तराखंड में हुआ था। और ये मूवमेंट कुछ एक्टिविस्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था जिन्हें लीड कर रहे थे विजय जरधारी नाम के एक व्यक्ति। और ये लोग इस मूवमेंट की मदद से ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड्स के नॉलेज को लोगों में बांट रहे थे और हमारे नेचर में जो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स के जो सीड्स पाए जाते हैं उनका भी नॉलेज शेयर कर रहे थे और उन्हें भी बचा रहे थे। और इन लोकल कम्युनिटीज की इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट लोकल कम्युनिटीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती थी कि वो लोग अपने लोकल फॉरेस्ट को कंजर्व करें और उसे प्रोटेक्ट करें और उसके बदले में गवर्नमेंट अलाउ करती थी कि वहां के लोग वहां के कुछ रिसोर्सेज को यूज कर सके अपने लाइवलीहुड को पूरा करने के लिए। इससे दो फायदा होता था, फॉरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो जाता था और वहां के लोगों का लाइवलीहुड भी पूरा हो जाता था। अब हम पढ़ते हैं सैक्रेड ग्रूव्स के बारे में, यानी कि हमारी कंट्री में ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जिन्हें हमें कंजर्व करने के लिए तो नहीं बोला गया है पर हम उन्हें फिर भी कंजर्व करते हैं
और उन्हें वर्शिप करते हैं रिलीजियस कारणों से, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है और हमारी कंट्री में बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स की वर्शिप की जाती है। जैसे कि छोटा नागपुर रीजन के मुंडा और सांथाल कम्युनिटीज महुआ और कदम्बा ट्रीज की पूजा करते हैं। उसी तरह से उड़ीसा और बिहार के कुछ ट्राइब्स इमली और मैंगो के ट्रीज की भी पूजा करते हैं। और जैसे कि तुम लोग जानते ही हो कि हिंदू ट्रेडिशन में पीपल और बरगद के पेड़ों की भी पूजा की जाती है, और हमारे ट्रेडिशन में तो पेड़, पहाड़, एनिमल जैसे कि काउज और मंकीज की भी पूजा की जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे कंट्री में प्लांट्स और एनिमल्स की रिस्पेक्ट करना और उन्हें कंजर्व करने का बहुत ही ज्यादा पुराना ट्रेडिशन है, और हमें इस ट्रेडिशन को आगे बरकरार रखना है ताकि हमारा एनवायरनमेंट कंजर्व्ड रहे। उसी तरह से राजस्थान की जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो ब्लैक बग्स, पिकॉक्स और नील गायस की भी प्रोटेक्शन करते हैं। और इस टॉपिक से हमें यह पता चलता है कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में बहुत से ऐसे कम्युनिटीज और लोकल ट्राइब्स हैं जो अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, और वो लोग अपने नेचर की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। आई होप से तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और तुम्हें इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और तुम्हें भी ये प्रयास करना चाहिए कि तुम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाओ और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो।